पढ़िएगा, ठीक है कि नहीं, ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, क्योंकि वैदिक सभ्यता आज आपकी इसी में कंप्लीट हो जाएगी। बाकी मटेरियल आपको हम लास्ट में लिखा देंगे, मटेरियल लिखाने से आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। लेकिन जो पहले हम लोग इसको पढ़ लेंगे, ठीक है कि नहीं, ध्यान दीजिएगा। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता का मतलब होता है वेद का ज्ञान, ठीक। वैदिक सभ्यता का मतलब क्या होता है? वेद का ज्ञान होता है। वेद का ज्ञान कितने आधारों पर किया जाता है उसको हम लोग किस पर पढ़ेंगे? वेद, उपनिषद, आरण्यक, छंद, इनके माध्यम से इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है कि नहीं। अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि वैदिक सभ्यता का जन्मदाता किसे माना जाता है। वैदिक सभ्यता का जन्मदाता माना जाता है आर्य को। वैदिक सभ्यता का जन्मदाता किसको माना जाता है? आर्य को। आर्य भारत में कहां से प्रवेश किए थे? मध्य एशिया से। आर्य भारत में जब प्रवेश किए तो कहां से प्रवेश किए थे? मध्य एशिया से। जब भारत के क्षेत्र में पहुंचे तो भारत के किस क्षेत्र में पहुंचे थे? आज जो आपका वर्तमान में पंजाब और हरियाणा है, पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में वो पहुंचे थे। तो पंजाब का प्राचीन या पूर्व नाम क्या था? पंजाब को कहते हैं 5 नदियों की भूमि। पंजाब को क्या कहते हैं? 5 नदियों की भूमि कहते हैं। तो इसका नाम हो गया पंजाब। लेकिन जब आर्य आए थे तो उसमें 2 नदियों का और विकास हो गया। पहली नदी थी सिंधु, दूसरी नदी थी घग्गर। दूसरी नदी कौन थी? घग्गर। घग्गर नदी का नाम था चौतांग नदी। घग्गर नदी का क्या नाम था? चौतांग नदी था। सरस्वती नदी का वैदिक सभ्यता में उल्लेख किया गया है। सरस्वती को वैदिक सभ्यता की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। सरस्वती नदी का प्राचीन नाम था घग्गर, ठीक है। सरस्वती का प्राचीन नाम क्या था? घग्गर। उसका नाम था चौतांग नदी। अब देखिए पहले कितनी नदियां थी टोटल पंजाब में? 2 नदियों के और बढ़ जाने से कितनी नदियां हो गई? तो आर्य जब भारत में प्रवेश किए तो आर्य भारत में प्रवेश किए कहां? सप्त सैंधव में। आर्य भारत में कहां प्रवेश किए? सप्त सैंधव। सप्त सैंधव का मतलब होता है 7 नदियों की भूमि। आर्य सबसे पहले भारत में कहां प्रवेश किए थे? आज के वर्तमान में पंजाब और हरियाणा में। उसको प्राचीन काल में वैदिक सभ्यता में कहा जाता था सप्त सैंधव कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सप्त सैंधव का अर्थ समझ में आया? 7 नदियों की भूमि। पहले 5 नदियां थी, बाद में 2 नदी और बढ़ी, सिंधु और घग्गर। घग्गर नदी का क्या नाम था? चौतांग नदी था। जब आर्य भारत में प्रवेश किए तो उस समय भारत में 2 क्षेत्र हुआ करता था, ठीक है कि नहीं। आर्य जब भारत में प्रवेश किए तो इसके पहले भारत देश में रहते थे कौन? मूल कौन रहते थे? मूल वंश रहते थे द्रविड़, आदिवासी, पिछड़े वर्ग, ये लोग रहते थे। आर्य जब भारत में प्रवेश किए तो इन लोगों को निम्न वर्ग कहा। इन लोगों को क्या कहा? निम्न वर्ग। इसलिए कहा कि इन लोगों को संस्कृत का ज्ञान नहीं था। जब इनको संस्कृत का ज्ञान नहीं था तो इनको क्या कहे? इनको निम्न वर्ग कहे। आर्यों ने भारत में, तब उस समय भारत तो था नहीं, तब उस समय भारत था नहीं। आर्य कहां से प्रवेश किए थे? मध्य एशिया से प्रवेश किए थे। कुछ लोगों ने मैक्स मूलर के द्वारा बताई गई जो पद्धति है उसी के आधार पर आर्यों के आगमन का समय निर्धारित किया जाता है, ठीक है कि नहीं। जब आर्य भारत में प्रवेश किए तो संस्कृत सिखाने का कार्य उन्होंने 2 लोगों को दिया। दक्षिण भारत में दे दिया अगस्त्य को। किसको दे दिया? उत्तर भारत में दे दिया गौतम राहुगण को। उत्तर भारत में किसको दे दिया? गौतम राहुगण को उत्तर भारत में दे दिया और दक्षिण भारत में दे दिया अगस्त्य को। दोनों के बीच संस्कृत सिखाने की कला प्रारंभ हो गई, ठीक है कि नहीं। जब यहाँ पर छोटे छोटे राजवंश हुआ करते थे, छोटे छोटे क्या हुआ करते थे? राजवंश। आर्यों को वेद का ज्ञान ज्यादा था तो छोटे छोटे राजवंश जब हुआ करते थे तो जब आर्य इनके संपर्क में आए तो उन राजाओं के बीच में क्या हुआ? एक युद्ध हुआ जिसे क्या कहते हैं? 10 राज युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? 10 राज युद्ध। भारतीय इतिहास की प्रारंभिक लड़ाई पर पहला युद्ध या प्रथम युद्ध किसको माना जाता है? 10 राज युद्ध, जिसको आर्य और अमार्य के बीच लड़ा गया था। अमार्य और जिनको संस्कृत का ज्ञान नहीं था उनको क्या कहा जाता था? अमार्य कहा जाता था। उनको निम्न वर्ग कहा जाता था।
उनको संस्कृत सिखाई जाती थी, उनको सभ्यता का ज्ञान कराया जाता था। तो वैदिक सभ्यता का ही अर्थ होता है वेदों का ज्ञान कराना। वैदिक सभ्यता का अर्थ क्या होता है? वेदों का ज्ञान कराना होता है। तो आर्य और अमार्य के बीच युद्ध हुआ। युद्ध इसलिए हुआ कि सबको संस्कृत भाषा सिखाने का, वेद सिखाने का सबको कहा गया कि सब जिम्मेदारी लें, इन भाषाओं को समझे। ठीक है कि नहीं? आर्य और अमार्य हो गया। अब इनके बीच में युद्ध हुआ कौन सा? 10 राज युद्ध हुआ। इनके बीच में कौन सा युद्ध हुआ? 10 राज युद्ध हुआ। छोटे छोटे कबीलाओं के बीच में 10 राज युद्ध हुआ। आर्य में जैसे आज आपके भारत देश में सैन्य टुकड़ियां, गोरखा रेजिमेंट है, कुमायूं रेजिमेंट है, गढ़वाल रेजिमेंट है, ठीक है, बिहार रेजिमेंट है। तो इन रेजिमेंटों के साथ आर्य में भी एक लड़ाकू योद्धक विमान होता था। ठीक है कि नहीं? वो लड़ाकू योद्धक विमान जो चलता था उनमें एक दस्ता होता था जिसमें आर्य लोग की जो सैन्य संगठन शक्तियां थी वो एक साथ अलग होती थी। उन एक साथ अलग होने में सैन्य संगठन, उनका नाम था भारत। क्या नाम था? भारत। जैसे आज आपकी रेजिमेंट है कुमायूं, गढ़वाल, महार रेजिमेंट, तो वैसे आर्यों में एक सिर्फ लड़ने का दस्तक जो था उसका नाम क्या था? भारत। उसने जब 10 राज युद्ध में संपूर्ण क्षेत्र को जीत लिया तो देश का नाम क्या पड़ गया? भारत पड़ गया। देश का क्या नाम पड़ गया? भारत नाम पड़ गया। अब समझ में आया भारत नाम कैसे पड़ा? भारत नाम कैसे पड़ा? आर्य जब प्रवेश किए, आर्य और अमार्य के बीच युद्ध हुआ, 10 राज युद्ध। तो जो आर्य की तरफ से लड़ने वाला युद्धक दस्ता था वो था भारत। तो भारत के नाम से संपूर्ण क्षेत्र विजित कर लेने पर उसके देश का नाम क्या पड़ गया? भारत पड़ गया। समझ में इतना पॉइंट? अब हम लोग आगे चलते हैं। वैदिक सभ्यता में पशु जो था वो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था गाय। वैदिक सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण कौन था? आपका गाय। गाय के ही आधार पर उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, अमीर और गरीब का निर्धारण किया जाता था। गाय के ही आधार पर उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, गरीब और अमीर का निर्धारण किया जाता था। कहा जाता है कि जिनके पास गायों की संख्या ज्यादा होती थी वैदिक सभ्यता में वो अमीर वर्ग कहलाते थे। जिनके पास गायों की संख्या कम होती थी वो गरीब वर्ग कहलाते थे। ठीक है कि नहीं? अब यहाँ पर वैदिक सभ्यता में राजाओं को यह प्रथा लागू करने की व्यवस्था की गई थी कि जिन व्यक्तियों की गाय गायब हो जाएगी, जिन व्यक्तियों की गाय गायब हो जाएगी, उन गायों को राजा का कर्तव्य होगा कि ढूंढकर उस व्यक्ति को दे दी जाए। यह व्यवस्था गविष्टि कहलाती थी। यह व्यवस्था क्या कहलाती थी? गविष्टि कहलाती थी। यह व्यवस्था क्या कहलाती थी? गविष्टि कहलाती थी। तो जब राजा ऐसी प्रक्रिया को कर देता था तो वह व्यवस्था गविष्टि कहलाती थी। यदि कोई गौ हत्या कर देता तो उसको राजा के द्वारा तत्काल में मृत्यु दंड दे दिया जाता था। उसको राजा के द्वारा तत्काल में क्या दे दिया जाता था? मृत्यु दंड दे दिया जाता था। समझ में इतना पॉइंट? अब हम लोग अब आगे प्रक्रिया में चलते हैं। आगे प्रक्रिया में देख लेते हैं। तो आप लोग ये बताइए वैदिक सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण पशु कौन? गायों के आधार पर क्या होता था? अमीरी और गरीबी का निर्धारण किया जाता था। जिनके पास गाय ज्यादा वो अमीर वर्ग, जिसके पास गाय कम वो क्या होता था? गरीब वर्ग कहलाता था। गाय गायब हो जाए और उसको ढूंढ करके ला करके दे दिया जाए, वह व्यवस्था क्या कहलाती थी? गौ हत्या करने पर क्या होता था? मृत्यु दंड राजा के द्वारा दे दिया जाता था। ठीक है कि नहीं? अगला पॉइंट चलते हैं हम लोग। वैदिक काल। हम लोग वैदिक काल का निर्धारण करते हैं। किसका निर्धारण करते हैं? वैदिक काल का। वैदिक काल, वैदिक काल दो आधार पे बटा था। वैदिक काल कितने आधार पर बटा था? एक था ऋग वैदिक काल, एक था उत्तर वैदिक काल। जब वैदिक काल का समापन हो गया तो उसके उत्तर का मतलब होता है बाद का। एक था ऋग वैदिक काल, दूसरा था वैदिक काल की व्यवस्था 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। वैदिक सभ्यता या वैदिक काल कब तक माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। इसी 1500 ईसा पूर्व और 600 ईसा पूर्व का दो भागों में विभाजन किया गया। पहला क्या बना? ऋग वैदिक काल। यह है स्टार्टिंग टाइम। ये क्या है? स्टार्टिंग टाइम।
स्टार्टिंग टाइम आपका ऋग वैदिक काल ये था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ये कितना था? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल था 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ठीक, अब देखिए ये वैदिक काल का शुभारंभ कब हुआ? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। हमारी सिंधु सभ्यता कब मानी जाती है? सिंधु सभ्यता का निर्धारण होता है, सिंधु सभ्यता का निर्धारण होता है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। 1750 ईसा पूर्व। लेकिन रेडियो कार्बन 14 के माध्यम से हम लोग विधिवत जानकारी को लेते हैं कब? 2350 से ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। 1750 ईसा पूर्व। सिंधु सभ्यता का समापन कैसे हो गया? बाढ़ की प्रक्रिया आ जाने से, बाढ़ की चपेट में आ जाने से सिंधु सभ्यता समाप्त हो गई। और सिंधु सभ्यता की समाप्ति कहाँ हो रही है? 1750 ईसा पूर्व में। वैदिक सभ्यता कहाँ शुरू हो रही है? 1500 ईसा पूर्व में। तो कितने वर्षों का अंतर हो गया? 250 वर्षों का अंतर हो गया, 250 वर्षों का अंतर हो गया। इसी 250 वर्षों के अंतर को कहते हैं ट्रांजिशन बेल्ट। क्या कहते हैं? ट्रांजिशन बेल्ट। इसे कहते हैं संक्रमण काल। इसे क्या कहते हैं? संक्रमण काल कहते हैं। यही 250 ईसा पूर्व को क्या कहा जाता है? संक्रमण काल। संक्रमण काल का मतलब, ट्रांजिशन बेल्ट का मतलब ये होता है कि जब कोई सभ्यता समाप्त होती है, दूसरी सभ्यता जन्म लेती है, तो वह सभ्यता धीरे 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 बढ़ने के लिए, ठीक है कि नहीं, उसको आपका ज्यादा समय लग जाएगा, उसको ज्यादा समय लग जाएगा। तो धीरे धीरे ये 1750 में समाप्त हो गई और ये 1500 ईसा पूर्व में जब आपका प्रारंभ हो गया, तो इस व्यवस्था में हुआ क्या? संक्रमण काल आ गया। इस व्यवस्था में क्या हुआ? संक्रमण काल आ गया। तो बीच का गैप जो है वो क्या कहलाता है? संक्रमण काल कहलाता है, ट्रांजिशन पीरियड कहलाता है। ठीक है कि नहीं? बीच का काल क्या कहलाता है? वैदिक काल कितने भागों में विभाजित हो गया? कौन कौन सा? ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल कहलाता है। ठीक है कि नहीं? अब ऋग वैदिक काल में आपको वेदों का, ठीक है कि नहीं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो हम लोग अथर्ववेद की चर्चा किसमें कर लेते हैं? उत्तर वैदिक काल में कर लेते हैं। अथर्ववेद किससे संबंधित है? आपका जादू टोना से संबंधित है। अथर्ववेद किससे संबंधित है? जादू टोना से संबंधित है। तो ऋग वैदिक काल में सबसे पहली व्यवस्था आती है वर्ण व्यवस्था। हम ऋग वैदिक काल में क्या पढ़ते हैं? वर्ण व्यवस्था पढ़ते हैं। ठीक है कि नहीं? ऋग वैदिक काल में किसकी व्यवस्था पढ़ते हैं? वर्ण व्यवस्था पढ़ते हैं। तो वर्ण व्यवस्था में क्या होता है? उस समय वर्ण व्यवस्था कितने आधारों पर थी? 4 आधारों पर थी। उस समय वर्ण व्यवस्था कितने आधारों पर थी? 4 आधारों पर थी। वर्ण व्यवस्था को हम कितने आधार में बांटते हैं? 4 आधार में बांटते हैं। वर्ण व्यवस्था को कितने आधार में बांटते हैं? 4 आधार में बांटते हैं। तो 4 आधार किसके आधार पर हो गया? कर्म के आधार पर। ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसके आधार पर थी? कर्म के आधार पर थी कि जो उस समय जैसा कर्म करेगा उसको उसी क्षेत्र में रख दिया जाएगा। जो जैसा कर्म करेगा वो उसी क्षेत्र में रख दिया जाएगा। ठीक है? जो जैसा कर्म करेगा वो उसी क्षेत्र में रख दिया जाएगा। अब जैसे हम क्या हैं? अब ऋग वैदिक काल में आज जितनी भी जातियां हैं उन जातियों का निर्माण नहीं हुआ करता था। आज जितनी जातियां बनी हैं वो जातियां उत्तर वैदिक काल के आधार पर हो गई हैं। लेकिन ऋग वैदिक काल में कोई जाति नहीं थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनको हम 4 भागों में बांट दिए। सबसे बड़ा हम लोग किसको मानते हैं? भगवान को मानते हैं। सबसे बड़ा किसको मानते हैं? भगवान के बाद कौन? ब्राह्मण। किसको मानते हैं? ब्राह्मण। ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय, क्षत्रिय के बाद वैश्य, वैश्य के बाद क्या होगा आपका? शूद्र होगा। वैश्य के बाद क्या होगा? सबसे बड़ा कौन? भगवान। भगवान से देखिए, ब्राह्मण की संख्या क्या है? बहुत कम है। क्षत्रियों की संख्या उनसे थोड़ा ज्यादा, वैश्य से लेकिन कम है। वैश्य की संख्या ज्यादा और शूद्र की संख्या सबसे ज्यादा। ठीक है? ये हमारा शरीर है। हमारे शरीर में मस्तिष्क के द्वारा किया जाने वाला कार्य
किसके अंतर्गत रहता है? ब्राह्मण के अंतर्गत रहता है। तो हमारा सिर, हमारे सिर में क्या है? मस्तिष्क, बौद्धिक क्षमता, बोधगम्यता, सोचने समझने की क्षमता कहां पर है? सिर में है। तो पूरा सिर हम लोग किसको ले लेंगे? ब्राह्मण को। क्षत्रिय का काम क्या होता है? बाहुबल दिखाना। क्षत्रिय का कार्य क्या होता है? बाहुबल दिखाना। उस बाहुबल के माध्यम से किसी की रक्षा कर देना। ठीक है कि नहीं? जैसे आप देखिए कहते हैं कि नरेंद्र मोदी का सीना चौड़ा हो गया 56 इंच। तो सीना चौड़ा होने का मतलब क्या होता है? बाहुबल दिखाना, ऐसा कर्तव्य करना कि जो कोई अन्य ना कर पाए। तो क्षत्रियों का क्या काम क्या होता था कि वो लोगों की रक्षा करते थे। क्षत्रियों का काम क्या होता था? लोगों की रक्षा करना। तो आपका पेट के ऊपर से गले के नीचे तक का हिस्सा क्या हो गया? क्षत्रिय हो गया। वैश्य का काम क्या होता है? बिजनेस करना, व्यवसाय करना। व्यवसाय करने के माध्यम से धन इकट्ठा करना। उनको स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में वो अपना धन इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है कि नहीं? तो उनका काम क्या होता है? धन को इकट्ठा करके रखना। तो पेट का काम क्या होता है? भोजन को एकत्रित करके रखना। ठीक, तो पेट किसके क्षेत्र में चला गया? वैश्य के क्षेत्र में चला गया। पैर का काम होता है कार्य करते रहना, मेहनत करना, कर्म करना। तो कर्म को किसके आधार पर रख दिया गया? शूद्र को। हमारा पैर किसके आधार पर हो गया? शूद्र को आधार पर हो गया। ठीक है कि नहीं? अब ब्राह्मण का मतलब यहाँ पर क्या होता है? जैसे आज वर्तमान स्थिति, हम पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं या मेरी जगह कोई और पढ़ाता, तो वो कर्म कर रहा है। वो क्या कर रहा है? कर्म कर रहा है। तो कर्म के हिसाब से वहां कोई जातियां नहीं होती थी। तो उस समाज में जो कर्म करता, जो किसी को ज्ञान देता, जो किसी को शिक्षा देता, उसको कह दिया जाता कि आप कौन हो? आप ब्राह्मण हो। आप कौन हो? ब्राह्मण। जो किसी की बहू बेटी या समाज की रक्षा करता, उसको क्या कह दिया जाता कि आप क्या हो? क्षत्रिय हो। आप क्या हो? क्षत्रिय हो। जो उस समय ऋग वैदिक काल के समयों में जो व्यवसाय करता था, जो क्या करता था? व्यवसाय। व्यवसाय चाहे कोई भी माध्यम हो, व्यापार करे, व्यवसाय करे और धन इकट्ठा संग्रह करे, वही क्या कहलाता था? वैश्य कहलाता था। कोई जातियां नहीं होती थी। उसके बाद उस समय जो कार्य करता, जो मेहनत करता, जो हार्ड वर्क करता, जो स्ट्रगल करता, उसको क्या कर दिया गया? शूद्र श्रेणी में डाल दिया गया। ठीक है कि नहीं? इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे कि हमारा परिवार हो गया। हमारे परिवार में पिताजी हो गए शिक्षक का काम। पिताजी कौन हो गए? शिक्षक। यदि हमारे पिताजी हो गए शिक्षक, तो पिताजी किस में चले जाएंगे? ब्राह्मण में। मैं चला गया डॉक्टर बन गया। मैं क्या बन गया? मैं रक्षा कर रहा हूं। डॉक्टर का काम क्या होता है? जान बचाना, किसी की रक्षा करना, किसी के जान की रक्षा करना। तो मैं चला गया किसमें? क्षत्रिय में। मैं चला गया किसमें? क्षत्रिय में। अब जो हमारे घर में हमसे छोटा भाई था, वो व्यवसाय करने लगा, वो व्यापार करने लगा। तो व्यापार करने के माध्यम से वो क्या बन गया? वैश्य बन गया। मेरी माता गृहिणी, हाउसवाइफ, उन्होंने घर का काम करना प्रारंभ कर दिया। तो माता किसमें चली गई? शूद्र में चली गई। माता किसमें हो गई? शूद्र में। तो यहाँ पर जो ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी, वो किसके आधार पर थी? आपका ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर थी। किसके आधार पर थी? कर्म के आधार पर थी। ठीक है कि नहीं? अब चलते हैं उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था है, वो किसके आधार पर? वंश के आधार पर। वो किसके आधार पर? वंश के आधार पर। मैं ब्राह्मण हूं, तो मेरा लड़का ब्राह्मण बनेगा। कोई जायसवाल है, उसका लड़का वैश्य बनेगा, जायसवाल ही बनेगा। तो उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसके आधार पर हो गई? वंश के आधार पर हो गई। तो आप लोग ये बताइए कि वैदिक काल में ऋग वैदिक काल आपका सही है कि उत्तर वैदिक काल सही है? कौन सा काल सही है? ऋग वैदिक काल सही, क्योंकि जो जैसा कर्म करेगा उसको उसी श्रेणी में रख दिया जाएगा। जैसे आज वर्तमान क्षेत्र में क्या है? वंश के आधार पर आप लोगों को, हम लोगों को जातियों में विभाजित कर दिया जाता है और आरक्षण दे दिया जाता है। आरक्षण की पद्धति कितना सही है, कितना गलत है, ये डिसाइड कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करती है। किस व्यक्ति को आरक्षण देना चाहिए, किस व्यक्ति को आरक्षण नहीं देना चाहिए। आज पूरे भारत में 3% मात्र कौन है? ब्राह्मण है। लेकिन आप हर क्षेत्र में, हर विभाग में देखेंगे तो 70% जगह पर ये ब्राह्मण। ठीक है? हर क्षेत्र में, हर विभाग में 3% ये है पूरे भारत में। लेकिन हर विभाग में कितना परसेंट पे है? 70%। क्या आरक्षण मिल रहा है? नहीं आरक्षण। आरक्षण कुछ क्षेत्र में सही होना चाहिए, कुछ क्षेत्र में गलत है। इसका डिसाइड हम लोग कौन किसके माध्यम से कर लेते हैं? सुप्रीम कोर्ट करेगा। आरक्षण कितना सही है, कितना गलत है, ये सब पॉलिटिकल हो गया। हम पॉलिटी में पढ़ेंगे कि आरक्षण क्या सही है, क्या गलत है। ठीक है कि नहीं?
तो आप लोग को समझ में आया वर्ण व्यवस्था कितने आधार पर थी? 4 आधार पर थी। किसके माध्यम से थी? ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसके आधार पर थी? कर्म के आधार पर। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसके आधार पर थी? वंश के आधार पर थी। समझ में आया इतना? हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग वैदिक काल में संक्रमण काल किसे कहते हैं? संक्रमण काल किसे कहते हैं? सिंधु सभ्यता की समाप्ति और वैदिक सभ्यता के शुरुआत में जो बीच का काल होता है वही ट्रांजिशन बेल्ट कहलाता है, वही संक्रमण काल कहलाता है। वैदिक सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण उपयोगी पशु कौन था? कौन था? कौन सी थी? गाय थी। ठीक है कि नहीं? वैदिक काल में वैदिक काल की सभ्यता कब से कब तक मानी जाती है? 1500 से 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस आधार पर थी? कर्म के आधार पर थी। तो कितने भागों में बांटा गया था? 4 भागों में बांटा गया था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसके आधार पर थी? वंश के आधार पर थी। ठीक है कि नहीं? अब हम लोग चलते हैं वैदिक सभ्यता में पंचायत पे। ठीक है, मीटिंग इसे कहते हैं। हम लोग चलते हैं पंचायत पे। किस पे चलते हैं? पंचायत पे। समाज है, समाज में अब वहां पर तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला सत्र न्यायालय तो होगा नहीं। वहां पर आपका, क्योंकि जीवन मैंने बताया यह पृथ्वी कितने आधारों पर चल रही है? जरूरत, डर और मानवता, इतने आधारों पर चल रही। अगर दंड की व्यवस्था ना किया जाए तो समाज में लोग क्या करेंगे? अनैतिक कार्य, दुष्प्रभाव समाज में फैलाना शुरू कर देंगे। ठीक है कि नहीं? तो पंचायत के माध्यम से समाज में बढ़ते हुए दुष्प्रभाव को रोकना था। तो पंचायत के माध्यम से वैदिक सभ्यता में समाज को, क्षेत्र को कैसे नियंत्रित करना है उसके बारे में व्यवस्थाएं बताई गई थी। ठीक है कि नहीं? तो समाज कितने आधारों में बटा हुआ था? आपका पंचायत कितने आधारों में बटा हुआ था? पंचायत के 3 आधार थे। पंचायत के कितने आधार थे? 3 आधार थे। पंचायत के 3 आधार थे, जिसमें था पहला सभा, दूसरा समिति और तीसरा विदत था। कौन था? विदत था। देखिए, वैदिक सभ्यता से सबसे महत्वपूर्ण यह होता है कि कौन सा शब्द कितनी बार प्रयोग किया जा चुका है। कौन सा शब्द कितनी बार प्रयोग किया जा चुका है। देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे पूछ लेगा कि सभा शब्द का प्रयोग वैदिक सभ्यता में कितनी बार हुआ है, या समिति शब्द का प्रयोग वैदिक सभ्यता में कितनी बार हुआ है, विदत शब्द का प्रयोग वैदिक सभ्यता में कितनी बार हुआ है। ठीक है कि नहीं? देखिए, सभा का मतलब होता है साधारण लोग। सभा का मतलब क्या होता है? साधारण लोग। पंचायत के कितने आधार हुए? 3 आधार हुए। कौन कौन सा? सभा, समिति और विदत। सभा में कौन से लोग आते थे? साधारण लोग आते। पुरुषों की वह संख्या जो साधारण होती थी। तो इसमें सदस्य जो होते थे वो साधारण सदस्य होते थे। कौन से होते थे? साधारण। दूसरा होता था समिति। समिति में उच्च कुल के लोग आते थे, संभ्रांत लोग जिसे कहते हैं। जैसे समाज में, ठीक है कि नहीं, समाज में जो संभ्रांत होता है, तो उस समय वैदिक सभ्यता में जो संभ्रांत लोग होते थे, उच्च कुल के लोग होते थे, उनको कहां पर रखा जाता था? वो पंचायत के किस क्षेत्र में आते थे? समिति क्षेत्र में आते थे। तो संभ्रांत लोगों को कहां रखा गया? संभ्रांत लोगों को, उच्च कुल के लोगों को समिति में रखा गया। विदत का मतलब यह होता है कि जहां पर निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, मध्य वर्ग, स्त्री, ठीक, स्त्रियों की संख्या, जहां पर तीनों लोग सामान्य अवस्था में आकर के जुड़े, वो क्या कहलाता था? विदत कहलाता था। विदत में सभी आकर के रहते थे। तो पंचायत के कितने क्षेत्र हो गए? 3। कौन सा हुआ? सभा, समिति और सभा में कौन से लोग आते थे? साधारण लोग। समिति में कौन से लोग आते थे? कितने लोग? कौन से लोग? उच्च लोग। और विदत में कितने लोग आते थे? सभी लोग आते थे ना। मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, उच्च वर्ग के साथ साथ स्त्रियां भी विदत में भाग लेती थी। समिति में कौन भाग लेगा? संभ्रांत या उच्च कुल के लोग भाग लेंगे। सभा में कौन रहेगा? सदस्य रहेंगे। अब आप देख लीजिए, यही वैदिक काल के माध्यम से, वैदिक सभ्यता के माध्यम से वर्तमान में जो हमारा संसद है, वर्तमान में हमारा कौन सा है? संसद। संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। तो ये सभा जो है जिसमें साधारण लोग रहते हैं, आज वर्तमान में इसको कहते हैं लोकसभा।
इसको क्या कहते हैं? लोकसभा कहते हैं। समिति में कौन आएगा? संभ्रांत उच्च वर्ग के लोग आएंगे। वर्तमान में जो आपकी राज्यसभा है वही राज्यसभा उस समय क्या कहलाती थी? समिति कहलाती थी। तो संसद में लोकसभा और राज्यसभा, आज आपका जो उच्च सदन और निम्न सदन है, उसकी व्यवस्था कहां से ली गई है? वैदिक सभ्यता से अपनाई गई है। तो वैदिक सभ्यता में जो सदस्य रहते थे साधारण, आज हम लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे करते हैं? जनता के द्वारा, प्रत्यक्ष चुनाव निर्वाचन प्रणाली के द्वारा होता है। राज्यसभा में कौन करता है? हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जब राज्यसभा के चुनाव में भाग लेते हैं तो वो क्या कहलाता है? राज्यसभा कहलाती, जो अस्थायी होता है। ठीक है कि नहीं? देखिए समिति में कौन सा वर्ग आएगा? क्या इनको हम चुन करके ला सकते हैं? नहीं ला सकते। जब इनको जनता चुन करके नहीं ला सकती थी तो ये उच्च वर्ग के लोग होते थे, जिसकी व्यवस्था आज है वर्तमान में। जिनको जनता चुन करके नहीं लाती वही किस में जाते हैं? राज्यसभा में जाते हैं। लेकिन जहां पर जनता प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली में भाग लेती है वहां पर कौन से लोग होते हैं? कौन सदस्य होते हैं? लोकसभा के सदस्य होते हैं। ये व्यवस्था जो पंचायत है ये वैदिक सभ्यता से लिया गया है। इतना समझ में आया? अब ध्यान दीजिए, हमने बताया कि वैदिक सभ्यता में कौन सा शब्द कितनी बार आया है, कितनी बार प्रयोग हुआ, उसके बारे में पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में। यदि आपसे पूछे कि वैदिक सभ्यता में सभा का प्रयोग कितनी बार हुआ है तो आप लोग बताएंगे 8 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? समिति का प्रयोग कितनी बार हुआ, कितनी बार बताएंगे? 9 बार बताएंगे। अब विदथ का प्रयोग कितनी बार हुआ है तो कितनी बार बताएंगे? 122 बार बताएंगे। विदथ, पंचायत की विदथ का प्रयोग वैदिक सभ्यता में 122 बार किया गया। विदथ कितनी बार आया है? 122 बार आया है। समिति कितनी बार आई है? सभा कितनी बार आई है? आज वर्तमान में सभा को क्या कहते हैं? लोकसभा। समिति को क्या कहते हैं? राज्यसभा कहते हैं। विदथ में कौन लोग आते हैं? उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्य वर्ग के साथ स्त्रियों की भी संख्या उसमें जोड़ ली जाए तो क्या किसमें आता है? विदथ में आता है। ठीक है कि नहीं? अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है कि नहीं? पंचायत समझ में आया आप लोगों के? पंचायत समझ में आया। अब हम लोग अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। ठीक है कि नहीं? अब हम लोग कितने पॉइंट पे बढ़ते हैं? अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट हमारा होता है यज्ञ। अगला पॉइंट हमारा क्या है? यज्ञ। वैदिक सभ्यता में यज्ञ के कितने प्रावधान थे? 3। वैदिक सभ्यता में यज्ञ के कितने प्रावधान थे? 3 प्रावधान थे। पहला था अश्वमेध। कौन सा था? दूसरा था वाजपेय यज्ञ। तीसरा था राजश्रेय यज्ञ। क्या था? राजश्रेय। कितने यज्ञ हुआ करते थे? आपने रामायण में देखा होगा, रामचरितमानस में जो रामानंद सागर संबंधित है आपका, उसमें जब लंका को विजय प्राप्त करने के बाद राम अपने क्षेत्र में अयोध्या वापस आए थे तो कुछ वर्षों के पश्चात उन्होंने क्या कराया था? अश्वमेध यज्ञ कराया था, जिसमें उन्होंने एक घोड़ा छोड़ दिया। घोड़ा जाकर के लव कुश पकड़ लिए, युद्ध हुआ उनके बीच में। तो अश्वमेध यज्ञ का वैदिक सभ्यता में यज्ञ के कितने आधार थे? 3 आधार थे। वैदिक सभ्यता में यज्ञ के कितने आधार थे? 3। पहला था अश्वमेध यज्ञ। इसका अर्थ यह होता था कि जब कोई राजा अपने संपूर्ण क्षेत्र को जीतने के बाद, अपने संपूर्ण क्षेत्र में रह करके पड़ोसी के क्षेत्र को जीतना चाहता था तो क्या करता था? एक घोड़े की आंख में पट्टी बांध करके क्या करता? उसको छोड़ देता था। तो पड़ोसी राजा के यहाँ वो सफेद कलर का घोड़ा होता था। अश्व कैसा होता था? मेघ। हम लोग इसको अगर मेघ मान लें तो मेघ अगर प्रारंभिक अवस्था में होता तो बाद में किसमें? सफेद अवस्था में आ जाता है। तो घोड़ा कैसा होता था? सफेद घोड़ा छोड़ दिए, आंख में पट्टी बांध करके सजाव जा करके एक उसमें पत्र लिख दिया गया कि इस घोड़े को जो पकड़ेगा, इस घोड़े को जो भी क्षेत्र पकड़ेगा वो हमारे राजा से युद्ध करेगा। ठीक है कि नहीं? जो जहां से घोड़ा जाता तो उस घोड़े को कोई न पकड़ता तो वह क्षेत्र किसके अंतर्गत हो जाता था? उस राजा का हो जाता था जिस राजा ने घोड़ा छोड़ा है। लेकिन जो क्षेत्र उस घोड़े को पकड़ लेता था तो घोड़े के पीछे एक सैन्य टुकड़ी चलती थी, उनसे तुरंत उनको युद्ध करना होता था। अगर युद्ध में वह क्षेत्र जीत जाता, ठीक है कि नहीं, वह क्षेत्र जीत जाता तो वो घोड़ा वापस कर दिया जाता तो वह क्षेत्र उनका बच जाता। लेकिन अगर वो युद्ध में हार गए तो जिस राजा ने वह घोड़ा छोड़ा वो क्या होता है? वो क्षेत्र उसमें चला जाता है। बात समझे कि नहीं? जैसे बाबूगंज क्षेत्र है, ये हमारा एरिया बाबूगंज है। हम बाबूगंज में हम लोग रह रहे हैं। अब बाबूगंज से हम इस क्षेत्र को अपना लिए, अब इस क्षेत्र में हम एक घोड़ा छोड़ दें और चला जाए अंतुल,
कहाँ चला जाए, अंतु चला जाए। तो अंतु जाने पर हम लोग क्या करेंगे, वो अगर अंतु का निवासी घोड़े को पकड़ लेता है तो हमारे द्वारा भेजी गई सैन्य टुकड़ी से उसका युद्ध होगा। अगर वह युद्ध जीत लेता है तो वह क्षेत्र उसका बचा रहेगा। अगर युद्ध में हार गया तो यहाँ के राजा का वो पूरा संपूर्ण क्षेत्र हो जाएगा। ये होता था अश्वमेध यज्ञ। दूसरा है आपका वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ का मतलब होता है शौर्य प्रदर्शन करना, अपनी सेना का क्या करना, शौर्य प्रदर्शन करना। आप लोग जानते हैं शौर्य प्रदर्शन कैसे होता है। जैसे आज अपने देश में हर गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी पर हमारे देश के पड़ोसी या विश्व विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष हमारे देश में अतिथि के रूप में आते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी जितनी भी सैन्य टुकड़ियां होती हैं, हमारे जितने भी सैन्य टुकड़ियां होती हैं, अपना कर्तव्य दिखाती हैं। जैसे थल सेना ने दिखाया, वायुसेना ने दिखाया, नेवी दिखाती है, एनसीसी कैडेट्स दिखाते हैं, ये सब कुछ लोग दिखाते हैं। या विभिन्न राज्यों की झांकियां जाती हैं, विभिन्न उत्तर प्रदेश की झांकी गई, असम की झांकी गई, छत्तीसगढ़ की झांकी गई। गणतंत्र दिवस पर परेड होता है। तो उस परेड व्यवस्था जो हमारी चलती है वही वैदिक सभ्यता में क्या कहलाती थी, वाजपेयी यज्ञ कहलाती थी। क्या कहलाती थी, वाजपेयी यज्ञ कहलाती थी। जो भी राजा उस समय होता था, जो शासन व्यवस्था को संभालता था, तो अपनी सेना की सैन्य ताकत को देखने के लिए एक क्या करता था, वो एक यज्ञ कराता था। यज्ञ के माध्यम से वो लोग अपने कर्तव्य को दिखाते थे। दूसरा क्या हो गया आपका, वाजपेयी यज्ञ। आज जैसे वर्तमान क्षेत्र में प्रत्येक गणतंत्र दिवस पे क्या होता है, हमारे शौर्य पराक्रम दिखाए जाते हैं। वायुसेना का, इंडियन आर्मी का, नेवी का, एनसीसी कैडेट्स का प्रत्येक झांकियां निकाली जाती हैं। हम लोग अपने शौर्य प्रदर्शन का क्या करते हैं, शौर्य पराक्रम का प्रदर्शन करते हैं। विभिन्न देशों के जो अतिथि आते हैं उनको दिखाते हैं कि हमारी सैन्य शक्तियां इस प्रकार है। तीसरा क्या है, राजश्रेय यज्ञ। राज का मतलब क्या होता है, राजा। राज का मतलब क्या होता है, राजा। जैसे अभी हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से किसी पद को धारण कर ले, गृह मंत्री बने, प्रधानमंत्री बने या राष्ट्रपति बने, तो हम क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं। हम क्या लेते हैं, तो राजा जब अपना राज्याभिषेक करा करके शपथ लेता था तो वह एक श्रेय यज्ञ, श्रेय माने खुद पर एक श्रेय लेता था, अपने शपथ के दौरान एक यज्ञ करवाता था। तो वही यज्ञ क्या कहलाता था, राजश्रेय यज्ञ कहलाता था। तो वैदिक सभ्यता में यज्ञ कितने प्रकार के हुआ करते हैं, 3 प्रकार के। अश्वमेध यज्ञ, घोड़े को छोड़ करके, वाजपेयी यज्ञ, सैन्य पराक्रम कर्तव्य दिखाने के लिए, राजश्रेय यज्ञ, राजा जब शपथ लेता था, अपना राज्याभिषेक करवाता था, उस समय जो भी यज्ञ किया जाता था वो क्या कहलाता था, राजश्रेय यज्ञ कहलाता था। ठीक है कि नहीं। तो वैदिक सभ्यता में आपको यज्ञ कितने प्रकार के हो गए, कौन कौन से, वाजपेयी, राजसूय ना, राजश्रेय यज्ञ। पंचायत कितने आधार पर, कौन कौन सी, सभा समिति, विदर्भ। ठीक है कि नहीं। पशु कौन सबसे उपयोगी था, गाय थी। गाय पढ़ लिए आप लोग पशु के आधार पर, पंचायत पढ़ लिए आपने, ठीक है कि नहीं। आपने पढ़ लिया क्या, यज्ञ पढ़ लिया। अब हम लोग चलते हैं, जब वैदिक सभ्यता है, वेद के बारे में पढ़ाया जा रहा है, तो वेद में क्या होगा भाई, देवता भी होंगे जी। वेद में क्या होगा, देवता भी होंगे, ठीक है कि नहीं। तो किस देवता का कितनी बार प्रयोग हुआ है, इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए वैदिक सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण राजा या देवता किसको माना जाता था, इंद्र को। किसको माना जाता था, इंद्र को ही हम लोग क्या कहते हैं, पुरंदर। इंद्र को हम क्या कहते हैं, और इंद्र को हम लोग क्या कहते थे, क्या कहते हैं अभी वर्तमान में, वर्षा का देवता। भाई पानी बरसाने का, बारिश कराने का काम कौन करता, इंद्र। वैदिक सभ्यता में प्रमुख देवता पहला कौन था, इंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, पुरंदर। क्या कहते हैं, इनका पर्यायवाची शब्द है, इनका पर्यायवाची नाम है, या इंद्र को ही पुरंदर कहते हैं। उसके बाद दूसरा आपका आता है अग्नि। दूसरा क्या आता है, अग्नि। आग के देवता हो गए, ठीक है कि नहीं। एक है आपके वरुण, कौन है, वरुण। वायु देवता हो गए, ठीक, वायु देवता हो गए। देखिए हनुमान जी, बजरंगबली का एक नाम है मारुति नंदन। हनुमान जी का एक क्या नाम है, मारुति नंदन, ठीक है कि नहीं। तो उसमें एक देवता और थे, मारुत। कौन थे, मारुत। मारुति नंदन का मतलब जानते हैं क्या, मारुति नंदन का, मारुति नंदन का मतलब है जो वायु की तरह तूफान की भांति चले, वायु की तरह तूफान की भांति चले। तो मारुत का मतलब होता है तूफान के देवता। क्या होता है, तूफान के देवता। मारुति सुजुकी कंपनी नाम सुने ना, मारुति सुजुकी किस लिए बनी है, कि वो तूफान की भांति रफ्तार करेगी। किसकी भांति रफ्तार करेगी वो, तो एक देवता कौन,
मारुत। मारुत का मतलब तूफान, ठीक है कि नहीं। तो आपने क्या पढ़ा, प्रमुख देवता इंद्र, इंद्र के बाद वरुण, वरुण के बाद आप लोग क्या पढ़े, मारुत। अगला है सोम देवता। क्या है, सोम देवता। सोम देवता का मतलब होता है जंगल का देवता। सोम का मतलब क्या होता है, जंगल। वेद में हम एक सोम मंडल भी पढ़ेंगे, तो सोम देवता का मतलब होता है जंगल से संबंध। मतलब जो जंगल का देवता होगा हम किसके अंतर्गत रखेंगे, सोम देवता के अंतर्गत रखेंगे, ठीक है कि नहीं। एक होता है रुद्र। एक क्या है, रुद्र। एक कौन है आपका, रुद्र। जैसे अंग्रेजी में आप लोग पढ़े होंगे गुड बेटर बेस्ट, हाँ क्या पढ़े होंगे, गुड बेटर कंपैरेटिव सुपरलेटिव पॉजिटिव डिग्री। हमको गुस्सा आया तो हमको गुस्सा आया तो पॉजिटिव डिग्री हो गया, हमको गुस्सा आया तो हमको क्या हो गया, पॉजिटिव डिग्री हो गया। हमको गुस्सा आया, हम आपको डांटे, हमको गुस्सा आया हम आपको डांटे तो हम कहा हो गए, खिसिया गए। हम क्या गए, हो गए खिसिया गए। तो वो खिसियाना हमारा क्या हो गया, हमारा हो गया दूसरी डिग्री में चला गया, पॉजिटिव कंपैरेटिव। अब गुस्सा करके हम दांत पीस करके आपको मारने की ओर आगे बढ़े तो क्या होगा, वो चला जाएगा तीसरे रौद्र रूप धारण कर लिया, ठीक है कि नहीं। कौन सा रूप धारण कर लिया, भयानक रूप धारण कर लिया कि अब उठे हैं तो बिना मारे वापस नहीं आएंगे। तो यहाँ पर रौद्र का मतलब, रुद्र का मतलब समझे, रुद्र अवस्था को प्रारंभ भयानक स्थिति का उत्पन्न हो जाना किस देवता के अंतर्गत है, रुद्र देवता के। तो वैदिक सभ्यता में हम लोग कौन से देवता को पढ़ते हैं, इंद्र। इंद्र को पुरंदर, अग्नि, अग्नि को आग का देवता, वरुण को वायु देवता, मारुत मतलब तूफान का देवता, सोम देवता का मतलब जंगल से संबंधित है, रुद्र का मतलब है भयानक स्थिति से उत्पन्न होने वाला, ठीक है कि नहीं। अब हमने आप लोगों को बताया कि वैदिक सभ्यता में सभी के अलग अलग नाम कितनी बार आए हैं, इसका प्रयोग कितनी बार हुआ है, उसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। इंद्र का प्रयोग कितनी बार हुआ, 250 बार। अग्नि का 200। वरुण का प्रयोग कितनी बार हुआ, वरुण का प्रयोग हुआ है आपका 30 बार। वरुण का प्रयोग कितनी बार हुआ है, 30 बार हुआ है। वरुण का प्रयोग कितनी बार हुआ है, 30 बार हुआ है। उसके बाद है आपका सोम। सोम का प्रयोग हुआ है 144 बार। सोम का प्रयोग कितनी बार हुआ है, 144 बार हुआ है। बाकी किसका कितनी बार प्रयोग है आगे आप लोगों को हम मटेरियल में लिखा देंगे, ठीक है कि नहीं। बाकी आओ किसका प्रयोग कितनी बार हुआ है आप लोगों को हम मटेरियल में दिखा देंगे। हाँ बोलिए भाई क्या बात है ना। देखो देवताओं में संख्या ज्यादा हुआ करती थी, देवताओं की संख्या ज्यादा हुआ, जैसे आज आपका 20 होगा, ठीक है। कौन कितनी बार हुआ है आप लोगों को मैंने बताया कि मटेरियल में लिखा देंगे। जब हमको लिखाना रहेगा तो आपको मटेरियल में लिखा देंगे किस देवता का, किस क्षेत्र का, गंगा का कितनी बार, सरस्वती का कितनी बार, ठीक है कि नहीं, ग्राम का कितनी बार, समिति का कितनी बार, किसका कितनी बार प्रयोग हुआ है हम आपको मटेरियल में विस्तृत लिखा देंगे। लेकिन हमको देखिए जैसे आपका वर्तमान में क्या है, कैबिनेट है, सरकार का कैबिनेट है, लेकिन कैबिनेट में क्या हम सभी मंत्रियों का नाम लेते हैं, हम मुख्यतः 8 या 10 मंत्रियों का नाम लेते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री हो गया, गृह मंत्री हो गया, वित्त मंत्री हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, क्या सभी मंत्रियों का हम लोग नाम लेते हैं, नहीं लेते। तो हमको वैदिक सभ्यता में उन देवताओं को पढ़ना है जिनकी बहुत ही प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्ता है, महत्वपूर्ण जो स्थान रखते हैं, उनके माध्यम से इनको हमको रखना है, ठीक है कि नहीं। तो वैदिक सभ्यता में देवता कौन, इंद्र। इंद्र को क्या कहा गया, कितनी बार प्रयोग हुआ, अग्नि मतलब आग का देवता, वरुण देवता का मतलब कितनी बार प्रयोग हुआ, अग्नि का कितनी बार प्रयोग हुआ है शब्द, मारुत का मतलब तूफान का देवता, सोम देवता का मतलब जंगल से, सोम का प्रयोग कितनी बार हुआ है, 144 बार हुआ है। रुद्र का मतलब होता है भयानक स्थिति को का उत्पन्न, जो जैसे हम रुद्र का मतलब मान लेते हैं शिव भगवान, रुद्र का मतलब किससे मान लेते हैं, शिव भगवान से मान लेते हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये आपके देवताओं से संबंधित था, ठीक है नहीं, ये किससे संबंधित था, देवताओं से संबंधित था, ठीक है कि नहीं। अगला क्लास अगले दिन, ठीक। बाकी क्या था